चलिए अब हम देखते हैं ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या है। एक्चुअली इसका एक स्टेटमेंट है, देखिए क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously that is at the same time the exact position यानी कि आपका x होगा एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम और इसको वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, क्योंकि मास तो सबका पता होता ही है, लेकिन मोमेंटम बोलने का मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि कोई भी पार्टिकल का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का, हम उसका मोमेंटम और उसका वेलोसिटी और उसका पोजीशन कि वो इस वक्त किस जगह पे होगा, हम एक साथ दोनों को नहीं बता सकते। अगर मेरे को पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई सामान है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, बस है, इतना वेलोसिटी से अगर जा रहा है, इतना वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका उसी समय उसका वेलोसिटी भी इतना है और उसका पोजीशन भी इतना है, नहीं बता सकते। मानिए अभी कोई बस जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में और एट द सेम सेकंड मीन जस्ट उसी टाइम पे बोलेंगे इसका इतना वेलोसिटी है और उसका अभी इस पोजीशन में है, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस पोजीशन में वो है 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भी अगर क्यों ना जा रहा है, तो जब उस समय हम वहाँ पर खड़ा रहेंगे और बोलेंगे तब तक वो बस निकल चुका होगा, पोजीशन चेंज हो चुका होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पार्टिकल का सेम टाइम पे हम उसका वेलोसिटी और उसका पोजीशन नहीं बता सकते हैं। ये बोले हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी उसमें दोनों में पोजीशन में कुछ तो चेंज आएगा ही। यानी कि मानिए कि एग्जांपल सोचिए, एक वेलोसिटी, अगर चलिए मेरे को कुछ वेलोसिटी पता होता है, मानिए अगर मेरे को ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे चलिए एक बड़ा बड़ा चक्का वाला एक ट्रक चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम है खड़े हुए, इधर हम खड़े हुए हैं या खड़े हुए। अब इसका वेलोसिटी मानिए v मेरे को पता है, एग्जैक्ट पता है v मानिए इसका 10 मीटर पर सेकंड में ही जा रहा है, हमको पता है। तो और हम इसका पोजीशन अगर हमको उस वक्त अगर हम बोले इसका पोजीशन, हम यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे हैं, जब इसका पोजीशन मानिए x1 है, मानिए कि मानिए सपोज किया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 किलोमीटर में इसका डिस्टेंस है। अब जब हम बोले सेम टाइम में, तो वो तो ऐसे नहीं कि वहाँ पर रुका हुआ है, वो तो बस आगे बढ़ गया होगा, तो x2 में उसका पोजीशन कुछ चेंज हो गया होगा, 1 किलोमीटर से हो सकता है कि वो 1.2 किलोमीटर हो गया होगा। तो जब हम एग्जैक्ट पोजीशन बोले, यानी कि मानिए कि मेरा जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो मेरा पर यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन में चेंज हो गया, तुरंत उसी टाइम में गाड़ी आगे बढ़ गया होगा, वो तो वेलोसिटी पे तो है। तो यानी कि ये जो होगा इसको एक्चुअली मेंशन किया गया है, देखिए डेल एक्स का हिसाब से लिखे, यानी कि डेल एक्स इजिकल टू क्या हुआ, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 1.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.2, ये 0.2 क्या होगा, डेल एक्स होगा। यानी कि डेल एक्स इतना आपका अनसर्टेन है, इतना आपका क्या है, अनसर्टेन है। उसी तरह अगर हम एग्जैक्टली पोजीशन को बता देंगे और यहाँ पर वेलोसिटी क्योंकि हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि डेल भी आपका 0 है। जब एग्जैक्ट पोजीशन पता होगा तो मेरे को यहाँ पर इधर छोटा दिख रहा है, आपको एक्चुअली बहुत बड़ा पोजीशन में आपको गड़बड़ी दिखेगा, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग इसी चीज को रिप्रेजेंट क्या किए है, इसी चीज को बोले हैं कि अगर हम दोनों का अनसर्टेनिटी को देखेंगे, डेल एक्स इंटू डेल पी दैट इज मोमेंटम, तो वो आपका हमेशा h/4 के या तो बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगा। दोनों का अगर अनसर्टेनिटी को इंटू करेंगे तो या तो आपका h/4 से बराबर या उसका ज़्यादा का वैल्यू आएगा। अच्छा, ये h/4 को हम लोग कभी कभी h⁻2 भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि h⁻2 होता है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो h/4 है इसका वैल्यू है 0.527 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेर डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स आपका जो है ये इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि अनसर्टेनिटी, इतना अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
यानी कि जब हम वेलोसिटी बताएंगे तो पोजीशन इतना अनसर्टेन रहेगा, इतना का डिफरेंस रहेगा, चेंज हो चुका होगा। और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। ये बात ये एक्चुअली ऑल ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वैलिड है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये इलेक्ट्रॉन जिक्र किया। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, माइक्रोस्कोपिक छोटा के लिए है, बहुत छोटा के लिए है, ठीक है। कैसे है चलिए देखते हैं, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। इसको देखिए, मानिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है 10 टू द पावर -6 kg, या तो इसको बोल रहे हैं मिलीग्राम, मिलीग्राम में बोल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है तो उसका अनसर्टेनिटी अगर निकालना होगा, मानिए कि डेल एक्स डेल पी होगा, ठीक है, वो होगा आपका इक्वल टू एच का वैल्यू डालेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है, 4/पाई, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को एक्चुअली हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास डेल पी को हम लोग लिख सकते हैं मास डेल वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट होगा, मास तो यहाँ रख देते हैं, और वेलोसिटी को यहाँ पे डेल वी लिख देते हैं। तो अगर मेरे को सब कुछ पता होगा कि मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता, अगर इलेक्ट्रॉन की ये वाला मास का जगह ये वैल्यू डाल दे रहे हैं, कितना है मास का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं इंटू 10 टू द पावर -6 kg। अगर हमको ये चीज़ सारा कुछ पता है, ये चीज़ सारा कुछ पता है, तो एग्जैक्टली यहाँ वैल्यू कितना लिखे थे हम लोग, ये वाला का पूरा h/4 यानी कि h/4 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये क्या हो जाएगा पाई 10 टू द पावर -6। तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो लगभग ये आपका आएगा 0.527 इंटू 10 टू द पावर -28। ये पोजीशन भी है आपका, ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड, एंड आपका एक और मीटर स्क्वायर होगा। तो यानी कि आपका इतना ज़्यादा, इतना अनसर्टेनिटी 10 टू द पावर -28, ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा होता है। अब अगर यही देखें, अगर हम छोटा ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका 10 टू द पावर मिलीग्राम, इसको हम लोग मैक्रो मान के चल रहे हैं, मिली तक भी हम लोग बड़ा मान रहे हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मिली मतलब छोटा ही होता है, मिलीग्राम भी छोटा ही होता है, ठीक है, ग्राम मिलीग्राम भी छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसको इसका -28 में वैल्यू आ रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की लिए बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब अगर इसको हम लोग अनसर्टेनिटी इसका निकाला, अनसर्टेनिटी, तो ये आपका आएगा h/4 v है, इधर मास लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मेरे को पता है कितना होता है, 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। ये कर देते हैं, तो इसको क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, दैट इज 0.527 बाई 9.1 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं ना, एक पॉइंट को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसको थोड़ा पॉइंट में इधर उधर करते हैं, 5.27, एक मिनट, और एक पॉइंट इधर ले आते हैं, 5.27 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 9.1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका 0.5 से थोड़ा कुछ कम वैल्यू होगा, ठीक है, 0.5 से कम वैल्यू होगा, यानी कि हम लिख दे रहे हैं 1 पॉइंट 0.3, कम में वैल्यू होगा 0.5 से, इंटू
10⁻⁻⁴ और लगभग 3 × 10⁻³ मीटर, यानी इतना वैल्यू होगा। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा होता है ये अनसर्टेनिटी, यानी इतना गलती होना। देखिए आपका 10⁻⁻² में, यानी कि डेल एक्स और डेल वी का गलती आपका हो रहा है कितना, ऑर्डर ऑफ 10⁻28। ये एक बहुत ही छोटा गलती है, बहुत ही छोटा गलती है। इतना गलती को इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई आपका बड़ा ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अगर किसी का मास मिलीग्राम के अंडर भी है, या मिलीग्राम के अंडर नहीं, पेन है, ठीक है, इससे भी अगर छोटा बोले, इससे भी छोटा बोले, ये पेन का, ये पेंसिल का ये नीब है, और अगर हम छोटा बोले तो बॉल जो होता है, उतना छोटा का भी हम अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मिलीग्राम तक इग्नोर कर सकते हैं, तो भी चलेगा। इसलिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग माइक्रो के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल की बात करेंगे तो उसमें गड़बड़ी जो हो रहा है, डेल एक्स इंटू डेल वी का जो गड़बड़ी हो रहा है, वो 3 × 10⁻³ तक में आ जा रहा है, यानी एक बड़ा होता है। 3 × 10⁻³ ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इतना मीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर, एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोर्स जो थे इग्नोर कर दिए थे। इलेक्ट्रॉन में तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का बोर क्या किया, देखिए बोर्स मॉडल में क्या था, ये न्यूक्लियस था, एग्जैक्टली बता दिए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यहाँ पर ही मिलेगा। तो उतना छोटा पार्टिकल का एग्जैक्टली उसका वेलोसिटी भी हम लोग निकाले, देखिए वेलोसिटी भी पता था इलेक्ट्रॉन का, उसका ऑर्बिट भी पता था हम लोगों का, तो एग्जैक्टली पोजीशन भी बता दिए थे बोर्स मॉडल में उसका, इलेक्ट्रॉन का, और उसका एग्जैक्टली वेलोसिटी भी बता दिए थे। हाइजेनबर्ग बोल रहे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। आप कैसे बताएं, यानी बोर्स मॉडल वहाँ पर भी हो गया फेल, सब बोर्स मॉडल वहाँ पर भी फेल हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेशली है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। हालांकि ये बड़ा के लिए भी है, लेकिन बड़ा के लिए इसको हम एप्लीकेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत छोटा गलती चलता है उतना, लेकिन इतना अगर बड़ा गलती होता है, इतना बड़ा गलती नहीं चलता है, ठीक है। अब दूसरे बात देखिए, दूसरा बात क्या बोले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, दूसरा बात क्या है कि अगर हम लोग उनको कोई एक चीज़ बहुत अच्छा से पता है, एग्जैक्ट पता है, तो दूसरा जो चीज़ होगा वो पता नहीं होगा। यानी कि अगर मानिए कि मेरे को वेलोसिटी एग्जैक्टली पता है, ठीक है, यानी कि अगर मानिए जैसे कि डेल एक्स डॉट डेल पी को एक्चुअली ऐसे करते हैं एम भी, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, इज h/4 पाई, ये चीज़ है। अगर मानिए मेरे को वेलोसिटी पूरा एग्जैक्ट पता है कि ये वेलोसिटी है, तो अगर मेरे को एग्जैक्ट पता है, मास तो चलिए नीचे चला जाएगा, तो वेलोसिटी अगर एग्जैक्ट पता है यानी कि v उतना ही होगा, यानी कि डेल भी 0 होगा, क्योंकि v अगर उतना ही होगा तो v2 - v1, यानी कि दोनों बार हम जब चेक किए तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो v2 0 होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0। अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेल एक्स क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं h/4 पाई m, और ये डिवाइड बाई 0। और हमको पता है कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एग्जैक्टली एक चीज़ पता है कि इतना ही उसका वेलोसिटी है, तो आपका पोजीशन में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी आ जाएगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपको पोजीशन पता था कि एकदम इतना ही होगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन, यानी कि डेल एक्स अगर 0 होता है तो भी आपका वेलोसिटी आपको नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं हो सकता वेलोसिटी। तो ये चीज़ बोले थे हाइजेनबर्ग, ये वाला बात भी सही है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन इसका करेंगे एग्जैक्टली बोर्स मॉडल के हिसाब से देख के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और ये वाला आज टॉपिक खत्म करते हैं। चलिए इसको मिटाइए, मतलब मिटा ले रहे, सॉरी। ये देखिए, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ एक चीज बताना, देखिए भूल गए, डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डेल भी लिख सकते हैं। डेल भी यहां पर क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन भी है, मतलब वेलोसिटी, ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, हमको पता है कि डेल एक्स
डेल पी। अब डेल पी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे मोमेंटम लिख देते हैं, डायरेक्ट लेते हैं एम डेल वी लिख देते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन क्या होगा 4 पाई, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू दिया है कितना 1 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशन है। देन मेरे को अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने बोला है, यानी कि डेल वी निकालने बोला है। तो डेल वी क्या होगा, डेल वी होगा एच अपॉन 4 पाई, ये डेल एक्स का जगह 1 एमस्ट्रॉन्ग लिख देंगे, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -10 लिख दे रहे डायरेक्ट, ठीक है। और भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg हो गया। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है इसको हम याद करवाए थे 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34, तो इसको लिखते हैं 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ये है 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर -31, यानी कि 10 टू द पावर -41। तो यहाँ लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -41, ठीक है। तो ये -41 ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ देखिए 34 7 10 टू द पावर -7, तो यानी कि ये होगा 0.527 इंटू कुछ नहीं बच रहा है, नीचे होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। अच्छा -7 जो इधर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा कि 0.527 इंटू ये ऊपर गया 10 टू द पावर +7 हो गया बाई 9.1, ऐसे हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं, इसको 1 2 इधर डेसिमल को लेके आता है, डेसिमल जब इधर जाएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर -5, ठीक है। यानी कि 52.7, सॉरी इधर लिख देते हैं, ठीक है, 52.7 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 9.1, यानी 52 एंड 9.1, यानी कि 9 5 जब 45 9 6 54, थोड़ा सा कम होगा 6 से, यानी कि 5.8 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड। ये आपका डेल वी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा। एक और करते हैं, बोर्स मॉडल का ऑर्बिट में लेके करेंगे, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन को समझते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड का स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। ये मेरे को वेलोसिटी पता है। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज इतना, मानिए कि वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी जो हुआ वो इतना हुआ 0.01%, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या देखना है, हमको पता है कि डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1/4 पाई, और यहाँ पर क्योंकि मास था तो मास नीचे लिख देंगे, ये वाला बात पता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे को अनसर्टेनिटी इन ये निकालना है, वी डेल वी निकालना है। डेल वी कैसे निकालेंगे, देखिए डेल वी कैसे निकालेंगे, ये 300 है, इसका 1% कितना होगा 0.01, तो ये वाला हो जाएगा 100, ठीक है। और क्योंकि परसेंट में है तो भी आपका डिवाइड बाई 100 होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या होगा 0.03, ये आपका v का वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए 300, ठीक है, इंटू 0.01 परसेंट बोला है, यानी कि 100 कर देंगे, ऐसा समझिए। आ रहा समझ में, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3 इंटू 0.01 यानी कि 0.03, ऐसे अब समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये लिख देते हैं। तो डेल एक्स इंटू 0.03, काम करते हैं ना, 0.03 इंटू नहीं करते, इसको यहीं पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, अच्छा h/4 पाई, इसका वैल्यू क्या निकाले, यहाँ पे z लिख देते हैं 0.527, प्रोपोर्ट गंदा हो गया यार, 0.527 इंटू 10 टू दी पावर -34, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ किया कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 टू द पावर -31 kg लिख दिए इंटू, अभी हम लोग ये कितना निकाले v, ये है
0.03। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना बचा 10⁻31 यानी कि -3 बचा है ना। और एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट को हटा के यहाँ पर 100 लिख देते हैं कैलकुलेशन का इजी के लिए। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला 1 ये वाला 1 यानी कि 2 डेसिमल इधर करते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल इधर करेंगे यानी कि 10⁻⁻2 करते हैं। 10⁻⁻2 है, ये वाला पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि 52.7 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 9.123, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, ये होगा। तो कितना है 27, 52/7, ये लगभग कितना होगा 54 यानी कि थोड़ा सा कम होगा 2 से थोड़ा कम होगा, यानी कि लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका डेल एक्स अनसर्टेनिटी होगा। समझ में आ रहा है? इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ हीलियम एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.2 इंटू 10⁻⁻5 फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम। मतलब कि एक हीलियम एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल एक्स ऑफ हीलियम, ये दोनों का सेम है। पहला बात। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻5 है। ये मोमेंटम है अनसर्टेनिटी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो मेरे को फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड मोमेंटम का अनसर्टेनिटी ऑफ हीलियम का कितना होगा, ये बता रहा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन एकदम सिंपल है। हमको पता है कि डेल एक्स और डेल पी यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पोजीशन इनटू डॉट है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा देगा या उसके बराबर देगा, और वो आपको कितना देगा, ये देगा। तो जब अफकोर्स आपका अगर ये दोनों का सेम है तो इसका तो वैल्यू पता है कितना है, इसका वैल्यू है 0.527 इंटू 10⁻34। अगर ये कांस्टेंट टर्म दे रहा है और ये भी सेम है तो आपको उस मोमेंटम तो बार बार कोई भी चीज़ का सेम ही होगा ना। तो इसका मतलब इसका भी मोमेंटम कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻5। ये समझ में आया? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का समझ में आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये हेजनबर्ग तो हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हेजनबर्ग खत्म होता है तो हेजनबर्ग अपना एक नया नहीं बोलेंगे तो कहाँ कहाँ मिलेगा अनसर्टेनिटी तो होगा, क्योंकि जैसे बोर्स मॉडल बताया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मेरे को मिलेगा फर्स्ट ऑर्बिट में इसका इतना वेलोसिटी होगा, सेकंड ऑर्बिट में इतना वेलोसिटी होगा। तो हेजनबर्ग बोले नहीं, ये तो गलत होगा। तो फिर हम पूछते हैं तो एक बात बताइए हेजनबर्ग जी, तो कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, आप बताइए कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो हेजनबर्ग बोल रहे पहला बात तो तुम ऑर्बिट वाला बात बोलना छोड़ो, जो बोर्स जो बोला ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, अब हम ऑर्बिट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्बिट तो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। हम तो वो आपको बोल नहीं रहे कि पोजीशन भी एक ही होगा और आपका वेलोसिटी भी दोनों एक साथ तो आप पता नहीं कर सकते। तो पहले तो ऑर्बिट वाला वर्ड मत बोलिए जो बोर बोले थे। हम बोले सर ठीक है ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, तो क्या बोले, तो हेजनबर्ग बोले सबसे पहला होगा ही रिप्लेसेस ऑर्बिट, टर्म ऑर्बिट को नहीं बोल के वो ऑर्बिट बाई ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिट नहीं बोल के क्या बोलना है, ऑर्बिटल बोलना है, यानी कि ऑर्बिटल बोलना ज़्यादा सही है। ऑर्बिट वाला फंडा गया गोल, पहला ऑर्बिटल बोलेंगे, टल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, अब दूसरा बात जो बोल रहे हैं कि अगर ऑर्बिटल बोलेंगे जब, तो यहाँ ऑर्बिट बोले तो यहाँ पे बताए थे कि जो मोमेंटम एंगुलर MVR जो होगा
वो आपका होगा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये वाला बात बोले, ये वाला बात बोले। तो यहाँ भी हेजनबर्ग बोले एन का वैल्यू आप बोले कि ऑर्बिट, आप एन का वैल्यू क्या बोले 1 होगा या 2 होगा या 3 से ऑर्बिट बोले। क्यों? अब हेजनबर्ग बोला ना हम ऑर्बिट नहीं बोल रहे, हम तो ऑर्बिटल बोल रहे। तो फिर अब एन का वैल्यू चेंज करके ये वाला एन का वैल्यू ये बोले थे, उसके बाद हम लोग ये बोर्स बोले थे, उसके बाद हम लोग पता चला कि 2 पाई r सर्कम्फ्रेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये वाला एन का वैल्यू भी आपका 1 2 3 होगा, लेकिन ये होगा वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव। ये वाला बात पता चला। ये वाला किससे पता चला? डी ब्रोगली, ये वाला बात डी ब्रोगली। लेकिन अब हेजनबर्ग बोले कि अब हम नया चीज बता रहे हैं, वो होगा MVAR इज इक्वल टू अंडर रूट L माइनस 1 H अपॉन 2 पाई। अब ये क्या चीज़ है? ये एक नया चीज़ मिल गया। ये क्या है? अब ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, एजीमुटल नंबर, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? अब इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ को समझने के लिए। क्या? क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। उस पर हम लोग देखेंगे एल को क्या बोलते हैं, उसमें NLM पढ़ेंगे, NLM, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुटल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम लोग देखेंगे आगे इसका अगला वीडियो में। तो यानी कि बोर्स मॉडल यहाँ पर फेल हो चुका था, तो फेल नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। ड्रॉबैक क्या था? फेल नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि कुछ कुछ काम सही किए थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताए थे भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, नीट में हर साल आता है। तो देखते हैं डी ब्रोगली का ड्रॉबैक, सॉरी बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। तो बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक है, यानी कि बोर्स मॉडल भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? फेल मतलब कमी क्या क्या रह गया, क्या क्या दिक्कत आ रहा था उसमें। तो ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल देख देते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल दिखती है, DRAW, डराव नहीं, ड्रॉ ऑफ बोर्स मॉडल। अच्छा बोर्स मॉडल तो खत्म कर दिए थे उस दिन, तो आज क्यों खत्म करा रहा है बोर्स मॉडल? अरे बोर्स मॉडल का आज ड्रॉबैक क्यों लिख रहे हैं? उस दिन लिख देना चाहिए था वीडियो नंबर 7 में, इसलिए लिख रहे हैं। पहले पूरा समझेंगे फिर ना लिखेंगे। तो कुछ ड्रॉबैक्स लिखेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या था, ये वैलिड था, वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर, पहला था इट इज ओनली VALID वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन H लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम के लिए था। जैसे कि हाइड्रोजन तो चलेगा ही चलेगा, He+ भी चलेगा, Li 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 3 होता है तो 2+ कर दीजिए, बेरिलियम को ले लीजिए 3+ कर दीजिए, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलिड है। हालांकि हम लोग का क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर अगर फॉर्मूला में Z लगाएंगे ज़्यादा तो अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए तो आंसर आता है, लेकिन वो करेक्टली नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अपना मेन वैल्यू से भटकता है इधर उधर थोड़ा, मतलब 13.6 का जगह 14 15 ऐसा आ जाएगा, तो एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे जैसे एटम का नंबर बढ़ाते रहते हैं गलत होते रहता है, इसलिए ये यहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीसीज के लिए था, बाकी खत्म हो चुका। नेक्स्ट क्या है? अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे थे ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे थे ना, नंबर लाइन था। तो स्पेक्ट्रल में जो स्पेक्ट्रम लाइन आ रहा था एक्चुअली वहां पर सिंगल था ना, लाइमन सीरीज के एक लाइन, बाल्मर सीरीज ऐसा, तो जो लाइनिंग आ रहा था ना एक्चुअली वो सिंगल लाइन था, वो बहुत छोटा 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 फाइनर डिटेल था। तो ये जो ड्रॉबैक्स, जो फाइनर डिटेल जो मिल रहा था उस चीज को नहीं बता पाए थे। स्पेक्ट्रल लाइंस का फाइनर डिटेल, फाइनल डिटेल ऑफ फाइनर और फाइनल छोटे छोटे इतना गैप, जैसे हमने देखे थे ना विबग्योर, ऐसे बताया था ना उस दिन कि एक ही लाइन बताए थे विबग्योर में जो आ रहा था बाल्मर सीरीज का, लेकिन एक्चुअली छोटे छोटे बहुत सारा लाइन था, तो इतना फाइनल डिटेल को नहीं पता था। फाइनल डिटेल ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल cannot be explained, तो ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। एक दूसरा रीजन ये हो गया था। अच्छा तीसरा रीजन क्या हुआ था? तीसरा रीजन क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा था ना, वो और स्प्लिट करता था, ये स्प्लिट कर रहा और स्प्लिट कर रहा था, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस LINES लाइंस
इन पहला मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर नीट में क्वेश्चन पूछ देता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आने का चांस है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जो लाइन में स्पेक्ट्रल होता है तो मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, ZEEMAN, जीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक है तो स्पार्क देंगे तो क्या, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अच्छा ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या, फोर्थ में क्या होगा, और भी कुछ कुछ पॉइंट था जैसे कि एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, क्योंकि आप तो वो बोल रहे कि फिक्स ऑर्बिट में घूमता है बट एक्चुअली नहीं है। तो एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो अनेबल टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग, अनेबल टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना, पी पाई एसपीडीएफ का पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं, तो वो सब चीज़ तभी आया कहाँ था, तो पता ही नहीं था। तो फिर एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग तो उसमें बनता है ना, तो उस टाइम तो आया नहीं था, तो कहाँ से बना है केमिकल बॉन्डिंग, अनेबल टू एक्सप्लेन हो चुका था। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या था देखिए 5 नंबर, कि डी ब्रोगली जो बोर्स जो थे ओनली पार्टिकुलर नेचर लिए थे, वेब नेचर तो लिए ही नहीं थे। जहाँ पर डी ब्रोगली क्या बोले, वेब नेचर होता है, तो क्या होता है, वेब नेचर इज नॉट कॉन्सिडर्ड, वेब नेचर इज नॉट कॉन्सिडर्ड। जबकि इलेक्ट्रॉन का वेब नेचर भी होता है, जो कि फाइनली हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करवा दिया गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वेब नेचर होता है, तो वो भी नहीं माने। और डी ब्रोगली भी बोले थे, डी ब्रोगली बोले ना, यानी कि डी ब्रोगली नॉट फॉलोड, डी ब्रोगली नॉट फॉलोड, डी ब्रोगली को फॉलो नहीं किए। अच्छा और एक बात क्या, डी ब्रोगली को तो नहीं किया, चलो ठीक है, हेजनबर्ग को भी नहीं किए, हेजनबर्ग इज ऑल्सो नॉट फॉलोड। 6 नंबर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नॉट फॉलोड। ना तो हेजनबर्ग को फॉलो किए ना तो डी ब्रोगली को फॉलो किए, इसलिए हम पहले हेजनबर्ग और डी ब्रोगली को पढ़ा दिए थे। तो ये सारा कंडीशन था जिसके कारण बोर्स मॉडल फेल हो चुका है। अब बोर्स मॉडल पढ़ना बेकार हो गया, एकदम टाइम पास हो गया, बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, टाइम बर्बाद नहीं हुआ है, नीट में इसी से क्वेश्चन पूछता है, बोर्स मॉडल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बर्बाद नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे क्वांटम मॉडल, जो रिसेंट मॉडल है, करंट मॉडल है, जिसमें हम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं, उसमें देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट डे में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, और एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, एनर्जी के साथ रहिए, ठीक है। एंड चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। डाउट हो रहा है कुछ पूछिए, डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।